साल 1977 नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एक 9 साल का बच्चा रहता था, कांग चोल हॉन। उसका परिवार जापान से लौटा था, जहां उसके दादा ने काफी सारी दौलत कमाई थी और इसी वजह से प्योंगयांग में उसकी जिंदगी बाकी लोगों के मुकाबले काफी अच्छी थी। कांग नाम के इस बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार था अपनी रंग बिरंगी मछलियों से। इतना प्यार कि उसके कमरों की दीवारों पर 1-2 नहीं पूरे 10 एक्वेरियम्स हुआ करते थे, यानी कि अच्छी तरह से सजे हुए थे। लेकिन एक दिन उसके दादा अचानक से गायब हो गए और कुछ ही समय के बाद में एक शाम घर पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसी का एक आदमी आया। उसने कांग से सिर्फ इतना कहा कि उनके दादा देशद्रोह के मुजरिम हैं और असल में पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार उन पर रहम करते हुए उनकी जान बख्श रही है और उन्हें कहीं और भेज रही है। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि उन्हें आखिरकार ले जाया कहां जा रहा था। असल में वो जगह नर्क से भी बदतर थी। इस जगह का नाम था योडोक, नॉर्थ कोरिया का एक बदनाम पॉलिटिकल प्रिजन कैंप। मतलब वो जेल जहां उन लोगों को रखा जाता था जिनसे तानाशाह के सत्ता को खतरा महसूस होता था। अगले ही दिन 9 साल के कांग को उसकी माँ, उसकी छोटी बहन, चाचा और दादी समेत बिना किसी मुकदमे के सब कुछ छीन कर वहां पहुंचा दिया गया। उसकी सारी मछलियां, पूरा बचपन उसका, सब कुछ एक पल में उसके पीछे छूट गया। और जिस उम्र में बाकी दुनिया के बच्चे स्कूल में होते हैं, उस उम्र में कांग ने अपनी जिंदगी के अगले 10 साल इन्हीं कांटेदार तारों के पीछे गुजारे। यहाँ हाई वोल्टेज करंट वाली फेंसिंग थी, हर तरफ वॉच टावर्स थे और इन पर वो गार्ड्स तैनात थे जिन्हें किसी भी हलचल पर सीधे गोली चलाने का हुक्म था। लेकिन कांग यहाँ पे अकेला नहीं था, वो तो इस पूरे सिस्टम का सिर्फ एक चेहरा मात्र था। 1977 के बाद लगभग 49 साल बीतने के बाद भी आज नॉर्थ कोरिया में लाखों लोग ऐसी ही जगहों के अंदर कैद हैं और इनमें से ज्यादातर ने कांग की तरह ही अपनी जिंदगी में कभी कोई जुर्म नहीं किया। उनका इकलौता गुनाह बस ये है कि उन्होंने गलत खानदान में जन्म ले लिया और जैसे ही उनके परिवार के किसी एक शख्स पर सत्ता से गद्दारी का आरोप लगा, पूरे परिवार को उठाकर इन खतरनाक जेलों में पहुंचा दिया गया। और ये तो बस इस वीडियो की शुरुआत है। आगे आप जानेंगे कि ये कोई आम जेलें नहीं, बल्कि पहाड़ों के बीच छुपे हुए पूरे के पूरे शहर हैं, जिनका नाम आपको किसी नक्शे पर नहीं मिलेगा। और इन्हें बनाने का असली मकसद किसी को सजा देना नहीं, बल्कि एक तानाशाह की सत्ता को डर के दम पर हमेशा के लिए बरकरार रखना है। तो सवाल यह है कि आखिर ये जगहें हैं क्या? इनका सच दुनिया के सामने तब आया जब इंसान ने इन्हें जमीन से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से देखा, मतलब सैटेलाइट से। जब इन इलाकों के सैटेलाइट्स की तस्वीरों को पहली बार ध्यान से देखा गया तो जो सामने आया उस पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि ये कोई आम जेलें नहीं थीं, ये पूरे के पूरे इलाके थे जिन्हें वहां की जबान में कहा जाता है क्वॉन लिसो, यानी कि पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स। इनमें से कुछ कैंप्स का दायरा 100 किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया तक फैला हुआ है, यानी कि किसी छोटे शहर से भी बड़ा। तस्वीरों में हर तरफ वॉच टावर्स दिखते हैं, कतारों में बनी लंबी बैरकें और उनके बीच खदाने, खेत और फैक्ट्रियां। यानी कि ये सिर्फ कैद होने की जगह नहीं थी, ये अपने आप में पूरे शहर थे। यहाँ इंसान पैदा होता है, यही काम करता है और यही मर जाता है। और इन्हें छिपाने में जैसे कुदरत भी साथ देता है। ये कैंप्स देश के सबसे दूर दराज पहाड़ी इलाकों में ऊंची घाटियों के बीच बसाए गए हैं, जहां ना कोई सड़क पहुंचती है और ना ही अंदर की कोई आवाज बाहर निकल पाती है। यही वजह है कि सालों तक नॉर्थ कोरिया दुनिया से यही कहता रहा कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। और अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग इन छुपे हुए शहरों तक पहुंचते कैसे हैं? और इसका जवाब इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। देखिए, बाकी दुनिया में इंसान जेल तब जाता है जब वो खुद कोई जुर्म करे, लेकिन नॉर्थ कोरिया के इन कैंप्स में पहुंचने के लिए खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया, ठीक कांग की तरह। इन लोगों के जेल पहुंचने के पीछे है नॉर्थ कोरिया का एक कानून, जिसे कहते हैं गिल्ट बाय एसोसिएशन। मतलब अगर किसी एक इंसान को सरकार के खिलाफ मान लिया जाए तो सजा सिर्फ उसे नहीं मिलती, उसके माँ बाप, उसके बच्चों और कई बार तो उसके पोते पोतियों तक को, यानी कि पूरे 3 पीढ़ियों की सजा का प्रावधान है।
और इसी वजह से इसे 3 जनरेशन पनिशमेंट भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ये सब इतनी बेरहमी से क्यों करती है? देखिए, इसके पीछे एक बेहद खौफनाक और सोची समझी चाल है। जब किसी इंसान को पता हो कि उसकी एक गलती की कीमत उसके मासूम बच्चों को चुकानी होगी, यानी कि उसकी 3 पीढ़ियों तक को, तो वो बगावत तो दूर उसके बारे में सोच तक नहीं सकता। और इस तरह से सरकार किसी एक इंसान को नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में उठते बगावती तेवर को भी उनके पैदा होने से पहले ही कुचल देती है। लेकिन ये तो सिर्फ इन कैंप्स तक पहुंचने की कहानी है। अब जानते हैं कि इन सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में फैले इन तारों के अंदर की जिंदगी कैसी होती है। वो जानने के बाद शायद 3 पीढ़ियों की सजा वाला कानून भी आपको छोटा लगने लगेगा। देखिए, दरअसल इन कैंप्स के अंदर जिंदगी का सिर्फ एक मकसद होता है, काम, काम और सिर्फ काम। सुबह की पहली रोशनी से रात के अंधेरे तक लोगों को खदानों, खेतों और जंगलों में लगातार मेहनत में झोंक दिया जाता है, और बदले में जो खाना मिलता है वो तो बस इतना होता है कि इंसान मरने और जीने के बीच में झूलता रहे। मतलब उसमें जान तो होती है, लेकिन भूख हमेशा उसे मौत की हद पर रखती है, और यही भूख यहाँ की सबसे बड़ी सजा है। इससे लड़ने के लिए लोग चूहे पकड़ते हैं, घास और पेड़ की छाल चबाते हैं और जानवरों के बचे दाने तक चुन लेते हैं। यहाँ पेड़ की आग के आगे बाकी हर चीज छोटी पड़ जाती है। लेकिन इससे भी खतरनाक एक और चीज है जो इन कैंप्स को असल में नर्क बनाती है, और वो है इंसान से इंसान का भरोसा छीन लेना। यहाँ हर कैदी को दूसरे कैदी पर नजर रखने का काम सौंपा जाता है। ऐसे में अगर किसी ने भागने या सरकार के खिलाफ एक शब्द भी कहा और आपने उसकी खबर गार्ड्स तक नहीं पहुंचाई, तो वो सजा उस व्यक्ति को मिलेगी और वही सजा आपके लिए भी होगी। और इस तरह के नियमों का नतीजा एक ऐसा माहौल होता है जहां कोई किसी का अपना नहीं रहता, और कई बार एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ बोल देते हैं। जहां बाकी दुनिया में मुसीबत लोगों को जोड़ती है, वहीं यहाँ का सिस्टम मुसीबत को ही उनके बीच की दीवार बना देता है, और यही यहाँ का सबसे बड़ा हथियार है। जो लोग एक दूसरे पर भरोसा ही ना कर सकें, वो कभी मिलकर बगावत तो कर ही नहीं सकते। और जो नियम तोड़ते हैं, उनके लिए सबके सामने सजा का इंतजाम होता है। बाकी कैदियों को इकट्ठा करके उनकी आंखों के सामने एक मिसाल कायम की जाती है, ताकि बचे हुए हजारों दिलों में इतना डर भर जाए कि वो यहाँ से भागने की बात सोचने से भी डरे। इस पूरे सिस्टम को एक इंसानी चेहरे से समझने के लिए हमें एक ऐसे शख्स की कहानी जाननी होगी जो इसी नर्क के अंदर पैदा हुआ और वहां से जिंदा भाग निकलने वाला दुनिया का इकलौता इंसान बना। साल 1982 कैंप 14 नाम के एक पॉलिटिकल प्रिजनर कैंप के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है, शिन डोंग ह्यूक। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है जिसमें हमने नॉर्थ कोरिया के खतरनाक कानूनों की बात की थी, तो ये नाम आपको जरूर याद होगा। अगर नहीं देखी तो आप उसे जरूर देखिएगा। शिन का जन्म प्यार से नहीं हुआ था। उसकी दुनिया में माँ का प्यार या परिवार जैसी कोई चीज कभी थी ही नहीं। उसे बचपन से सिर्फ एक बात सिखाई गई थी, अगर कोई नियम तोड़े तो उसकी मुखबरी कर देना ही सबसे बड़ी वफादारी है। और एक दिन इसी सीख ने उसे जिंदगी का सबसे गहरा जख्म दिया। शिन को पता चला कि उसकी माँ और भाई भागने की योजना बना रहे हैं, और उसने ये बात गार्ड्स को बता दी। लेकिन इनाम की जगह उसे ही महीनों तक टॉर्चर किया गया, और फिर एक दिन उसकी अपनी आंखों के सामने उसकी माँ और भाई को मौत की सजा दे दी गई। लेकिन सबसे डरा देने वाली बात यह है कि उस पल शिन को कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि प्यार क्या होता है। ये उस सिस्टम की सबसे खामोश जीत थी। उसने एक इंसान से उसका इंसान होना ही छीन लिया था। बरसों बाद उसकी जिंदगी में एक नया कैदी आया जो बाहर की दुनिया देख चुका था। उसी ने शिन को पहली बार बताया कि कैंप की मजबूत तारों के उस पार भी एक दूसरी दुनिया है, जहां लोग पेट भर के खाना खाते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं, और बस उसी एक लम्हे में उसके शरीर के ऊपर से रेंगते हुए, बुरी तरह से झुलसते हुए शिन तार के उस पार चला गया। लेकिन अब सवाल यह है कि एक देश को इतने बड़े और इतने खर्चीले कैंप्स की आखिरकार जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसका जवाब इन कैंप्स की दीवारों के बाहर छुपा है। दरअसल ये कैंप्स नॉर्थ कोरिया की कोई गलती या अपवाद नहीं है। ये उसी सोच का सबसे आखिरी और सबसे नंगा रूप है जिस पर पूरा देश टिका हुआ है। दरअसल सच ये है कि पूरे नॉर्थ कोरिया को ही एक खुली जेल की तरह चलाया जाता है।
बस वहाँ तारे दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ हर इंसान की किस्मत उसके पैदा होते ही तय कर दी जाती है। यहाँ एक तरह का सोशल स्ट्रक्चर चलता है जिसे सॉन्ग बन कहते हैं। इसमें आपके दादा परदादा सरकार के कितने वफादार थे, बस यही तय करता है कि आप कहाँ रहेंगे, क्या पढ़ेंगे और कैसी जिंदगी जिएंगे। इस सॉन्ग बन सिस्टम पर हमने अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से बात की थी। अगेन आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हैं। अब वापस लौटते हैं अपनी कहानी पर। किम फैमिली ने पूरे देश पर नजर रखने के लिए एक बारीक सा जाल बिछाया हुआ है, जहां पड़ोसियों के बीच से ही कुछ लोगों को ये काम सौंपा जाता है कि वो बाकी सबकी हर हरकत पर नजर रखें। कौन देर रात जाग रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है, और जब इंसान को लगे कि उस पर हर पल नजर रखी जा रही है तो वो धीरे धीरे खुद ही अपनी सोच पर पहरा बिठा लेता है। इसके ऊपर यहाँ के लोगों को बाहर की दुनिया का सच जानने ही नहीं दिया जाता। ना खुला इंटरनेट, ना आजाद खबरें, ना बाहर की कोई आवाज। उन्हें बस वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाना चाहती है। अब इन सब टुकड़ों को एक साथ रखिए, यानी कि ये कैंप्स, ये सॉन्ग बन, ये मुखबिरी का जाल, ये बंद दरवाजे। अब इसको देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि ये सब कुछ अलग अलग चीजें नहीं, एक ही चीज की अलग अलग शक्लें हैं, और वो चीज है डर। ये कैंप्स सिर्फ अंदर बंद हजारों को सजा देने के लिए नहीं बने हैं। ये बाहर खड़े करोड़ों लोगों के लिए एक खामोश चेतावनी है कि एक छोटी सी गलती और अगली बारी उनकी हो सकती है। लेकिन अगर ये देश इन जगहों को इतनी सफाई से छुपाता है और इनके होने से ही इनकार करता है, तो फिर दुनिया को इनके बारे में पता कैसे चला? देखिए, इसकी दो बड़ी वजहें थीं। पहले वो लोग जो किसी तरह से इस नर्क से बच निकले, जिन्हें डिफेक्टर्स कहा जाता है। इनमें एक नाम वही था जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी, कांग चोल हॉन। 10 साल योडोक में बिताने के बाद वो आखिरकार नॉर्थ कोरिया से भागकर बाहर निकला, और बाहर पहुंचकर उसने एक किताब में अपनी पूरी कहानी दुनिया के सामने रख दी। एक अकेली गवाही को शायद झुठलाया जा सकता था, लेकिन जब अलग अलग लोगों की अलग अलग कैंप्स की सैकड़ों गवाहियां आपस में मिलने लगीं, तो कहानी की सच्चाई पर इनकार करना नामुमकिन हो गया। और दूसरी वजह थी आसमान से आई सैटेलाइट फोटोज। रिसर्चर्स ने इन गवाहियों को सैटेलाइट तस्वीरों के साथ में मिलाना शुरू किया। जब कोई डिफेक्टर बताता कि फला पहाड़ के पीछे एक खदान थी, एक वॉच टावर था, तो उसी जगह की तस्वीर निकालकर उससे मिलाई जाती, और एक एक करके वो छुपे हुए शहर साबित होते चले गए, जिन्हें ये देश सालों से नकारता आया था। कुछ बेहद बहादुर लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाकर अंदर की तस्वीरें और जानकारी चुपके से रिकॉर्ड की, और उन्हें छोटे USB और मेमोरी कार्ड्स में भरकर चीन की सीमा के रास्ते बाहर पहुंचाया। इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल सबसे ज्यादा बेचैन करता है, आज इसी पल इन कैंप्स के अंदर कितने लोग कैद हैं? इसका पक्का जवाब तो किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ये आंकड़े कभी बाहर आने ही नहीं देता। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे डरा देने वाली बात ये नहीं कि लाखों लोग इन तारों के पीछे कैद हैं। सबसे डरा देने वाली बात यह है कि इन तारों के बाहर खड़े करोड़ों लोग भी असल में उतने ही कैद हैं। क्योंकि किसी इंसान को सलाखों के पीछे डाल देना तो आसान है, लेकिन उसे इस तरह ढाल देना कि उसे सलाखें दिखनी ही बंद हो जाएं, कि वो अपनी कैद को ही अपनी जिंदगी मान बैठे और आजादी का मतलब भूल जाए, ये किसी भी ताकत की सबसे बड़ी बात होती है। अब हमें कमेंट्स में बताइए, आपको क्या लगता है कि किसी इंसान को कैद रखना ज्यादा खतरनाक है या उसकी सोच को कैद कर लेना? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।